आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सबसे जरूरी जानकारी बुलेटिन के शुरुआत में, घर से बाहर निकलिए तो मास्क जरूर पहने, क्योंकि इस वक्त सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और न्यूज 18 इंडिया इसी के लिए कैंपेन भी चला रहा है, #मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि थर्ड वेव का खतरा अभी भी बरकरार है। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के बेतिया से। बिहार के बेतिया में नदियों में बढ़ा पानी लोगों के लिए आफत बन गया है। पानी की वजह से कई इलाकों में तबाही जारी है। कई गांव में पानी भर गया है तो कई इलाकों से लोग सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि जिधर भी नजर गई पानी ही पानी दिखाई दिया। रास्ते, घर और मैदान सब पानी में डूब गए। कई जगह तो रास्तों का अंदाज लगा पाना भी मुश्किल हो गया। कई लोग छोटी छोटी नावों की मदद से इलाके से बाहर निकलते दिखे तो कुछ लोग जरूरी सामान कंधों पर उठाकर ही जाते दिखाई दिए। कुछ जगहों पर लोग पानी से बचने के लिए गांव में बनी पानी की टंकियों के ऊपर खड़े हो गए। बाढ़ की वजह से पूरे इलाके में लोगों का जीना मुश्किल हो गया। तो बिहार के बेतिया की तस्वीरें देखिए। पूरा का पूरा जो इलाका है वो पानी की जद में है और लोगों को ये सफर तय करने के लिए पैदल ही अपने सामान को सर पर रखकर निकल जाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर दोपहिया वाहन लेकर निकलेंगे तो उसके बंद होने का खतरा है। और किस तरह से 4 पहिया वाहन अगर लेकर निकले तो मुमकिन है कि वो वहीं का वहीं रह जाए या फिर पानी के बहाव में बह जाए। ऐसे में मुसीबतें लोगों की बढ़ती जा रही है। लोग सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए अपने ज़रूरी सामान सर पर रख के निकल पड़े हैं, लेकिन वो सुरक्षित जगह कौन सी होगी उसकी भी तलाश करना इन स्थितियों में एक बड़ी चुनौती है। और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें उन लोगों को हो रही है जिनके घरों में पानी दाखिल हो गया है और उनके पास यहाँ से निकलने के अलावा कोई और दूसरा विकल्प नहीं बचता है। बिहार के बेतिया की तस्वीरें हैं। लोग ट्रैक्टर के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आगे का सफ़र पार कर लिया जाए, लेकिन ये भी पानी की वजह से कब बंद हो जाएगा कहाँ नहीं जा सकता। ऊंची मचान की स्थिति पर जाकर भी लोग कितनी देर तक सुरक्षित है ये कह पाना मुश्किल है। अगली खबर, बिहार के बगहा में बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रशासन की लापरवाही से इस साल भी बारिश होते ही लोगों के घरों में पानी घुस गया। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि पिछले साल टूटा बांध अब तक बना नहीं और इसी वजह से इस बार भी बाढ़ आते ही पूरा इलाका पानी में डूब गया। हालात इतने बिगड़ गए कि इलाके के लोगों ने पानी को रोकने के लिए खुद ही एक छोटा बांध बना लिया है। तो बिहार के बगहा में लोगों ने खुद ही किस तरह से एक छोटा बांध बनाया, लेकिन उनकी शिकायत यही है कि प्रशासन का कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया। अगर आया होता, अगर उन्होंने लापरवाही नहीं बरती होती तो आज इतनी दिक्कतें लोगों को नहीं होती और बारिश का पानी जिस तरह से उनके घर में घुसा है उनकी चुनौतियाँ इतनी बढ़ी हुई न होती। इलाके के लोगों ने आरोप लगाया कि पिछले साल टूटा बांध अब तक नहीं बना है और इसी वजह से इस बार भी बाढ़ आते ही पूरा इलाका पानी में डूब गया है। इस गांव में ये देखिए बांध है और ये बांध पिछले साल टूटी थी। ये आप जब देख रहे हैं ये पूरे गांव को बचाने के लिए एकमात्र ये बांध सहारा है और ये पिछले साल टूटी थी और अब तक नहीं बना है। अब ज़रा सोचिए कि ये गांव में इसके टूट जाने से इस बार फिर जो पानी है वो बहा है और बहने के बाद पूरे गाँव में पानी भर गया है। ये ज़रा तस्वीर देखिए कि इस बाढ़ में भी ये जो लोग हैं वो किस कदर घिरे हुए हैं और लोगों ने इस डर से रातों रात कैसे काम किया वो हम आपको बताते हैं। अब ज़रा देखिए कि गांव वाले अपने बचने के लिए ये छोटा सा बांध जो है वो रातों रात उन्होंने तैयार किया है और ये ज़रा देखिए कि माटी काट करके जो है वो किसी तरह से यहाँ से 100 मीटर का यहाँ पे लगाए हैं लोग और पूरे वो गाँव वाले खुद से मेहनत करके, ताकि ये जो पानी बाढ़ का देख रहे हैं वो निचले इलाकों में ना जाए और गाँव बच सके। तो ये एक कह लें कि सरकारी अनदेखी का सबसे बड़ा कहर, सरकारी मुलाजिमों की अनदेखी का जो कहर कैसे गांव पे पड़ता है उसकी एक तस्वीर देख रहे हैं। ये देखिए निचला गांव है जो पूरी तरह से अभी भी पानी घुसा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी राहत इस बात का है कि गांव वालों ने जो तैयार किया है इस छोटे से बांध को अपने पैसे से, इसके कारण जो है लोग बचे हुए हैं। लेकिन
काश कि ये बांध पिछले साल बना होता तो ये कम से कम नई दुर्दशा देखने को मिलती। ज़रा देखिए कि इस बार सरकार जो है लगातार कह रही है कि पूरी तैयारी हो गई है, बाढ़ पूर्व राहत कार्य किए जाते हैं। आखिर बाढ़ पूर्व जो राहत कार्य किए जाते हैं, करोड़ों रुपए खत्म किए जाते हैं, आखिर होते कहाँ हैं? और बाढ़ से परेशान लोगों ने प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगाया और गांव में पानी भरने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। कब बना इसको? रात में जब पानी जब देखें कि इधर टूट के चल जाएगा तो हाली टाली ट्रैक्टर लेकर और टोकरी चला कर बांध दिए कि कुछ बचता हो जाए, कुछ राहत हो जाए। बाबा ये बांध कोई बनाने नहीं आया? नहीं, आज तक ले बांध का कोई सूचना नहीं मिला जी बनेगा कि नहीं बनेगा। और साल बाढ़ टूटा, बहुत क्षति हुआ, लेकिन आज तक ले कोई आदमी यहाँ नहीं आया। लेकिन इधर अब बरसात आ गया, फिर से हम देख रहे हैं कि रेलवे बांध नहीं बना, फिर हमारे पंचायत को काफ़ी यहाँ क्षति होगी और लोगों की काफ़ी परेशानी होगी। यहाँ लोगों ने रात अपने कुछ पंचायत से और लोगों ने अपने वर्क करके जो है कि रात को इसको किसी तरह से बचाया है। पश्चिम बंगाल से खबर, जहां कई इलाकों में बाढ़ ने मुश्किलें बढ़ा दी है, वहां पश्चिम मेदिनीपुर के कई इलाके बाढ़ की वजह से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। नदियों में लगातार बढ़ते पानी ने लोगों की दिक्कतें बढ़ाई हैं। वहां बाढ़ की वजह से एक नदी पर बना कच्चा पुल भी बह गया है। पानी का बहाव इतना तेज था कि लकड़ी का बना पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। तो तस्वीरें बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर की है, जहां पर एक ऐसा पुल जो लोगों के लिए एक ऐसा साधन था कि वो एक छोर से दूसरे छोर जा पाए, वो पुल भी अब इस बाढ़ की तबाही के आगे बेबस नजर आ रहा है। और आलम यह हुआ कि ताश के पत्तों की तरह ये लकड़ी का पुल बह गया और फिर कहां जाकर इसके जो टुकड़े हैं वो बचे होंगे, मुश्किल है बता पाना। लेकिन स्थितियां इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में क्या है, लोगों की दिक्कतें और एक ऐसा कच्चा पुल जो उनको आगे के सफर को आरामदायक बनाता था, वो अब नहीं रहा। और इस बार बड़ी खबर मुंबई के पालघर से भी आ रही है, जहां भारी बारिश के बाद उबलते नाले में 3 भैंसें बह गई हैं। घटना कल दोपहर की है, जब तीनों भैंसें फुलपाड़ा डैम से निकले पानी में चरने के लिए गई थी और इसे दौरान अचानक नाले में पानी भर गया और भैंसें तेज पानी के बहाव में बह गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 भैंसों को बचा लिया, एक की तलाश जारी है। बेहद खतरनाक तस्वीरें, जहां अभी तक इंसान इस बारिश से परेशान थे, अब जानवरों पर भी किस तरह से ये बड़ी परेशानी का सबब साबित हो रही हैं, उसकी गवाही देती हुई ये तस्वीरें मुंबई के पालघर से, जहां भारी बारिश के बाद उफनते नाले में 3 भैंसें बह गई हैं। कल दोपहर की घटना है और अभी तक 2 भैंसें ही रेस्क्यू हुई हैं, एक भैंस का अभी तक नहीं पता है। जब ये तीनों भैंसें फुलपाड़ा डैम से निकले बड़े नाले में चरने के लिए गई थी, उसी दौरान ये हादसा हुआ है और अचानक नाले में पानी भर गया और भैंसें तेज पानी में बहने लगी। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने भैंसों को बचा लिया और एक की तलाश की जा रही है। फुलपाड़ा डैम से बड़े नाले में जो जुड़ता है वो, और उसके बाद वहां पर चरने के लिए भैंसें गई थी। अचानक से उसमें पानी बढ़ा नाले में और ये भैंसें उस पानी के बहाव के आगे बेबस नजर आई और बहती चली गईं। 3 भैंसें बहीं, 2 को बचा लिया गया, लेकिन एक अभी तक नहीं जानकारी लग पाई है कि कहां पर है। महाराष्ट्र के पालघर की ये तस्वीरें हैं और देखिए कितनी तेज ये नाला बह रहा है और इस नाले में जो कुछ भी आ रहा है, चाहे सामान हो या फिर जानवर, वो अपने आप पर काबू ही नहीं रख पा रहे हैं। सब कुछ इसके साथ बहते चला जा रहा है। और गुजरात से अमरेली में एक खबर आ रही है, जहां भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े हैं। पानी के तेज बहाव में एक बाइक सवार आ गया और उसकी बाइक बह गई। बाइक को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक को निकाला नहीं जा सका। देखिए ये गुजरात के अमरेली की तस्वीरें, जहां पर एक बाइक सवार की बाइक यूं पानी में बही, ऐसा लगा कोई खिलौना बह रहा हो। अमरेली में जोरदार बारिश हुई है, हालात बिगड़े हैं। पानी के तेज बहाव में एक बाइक सवार आ गया और उसके बाद बाइक बह गई। शुक्र है कि वो बच गया। बाइक को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश जरूर हुई, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक को निकाला नहीं जा सका। ये थोड़ी देर उतार जाओ। बहुत मने
ओला भाई भाई कौन है आले बिना ये गए जो। अगली खबर है उत्तराखंड के चमोली से, जहां भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े हैं। यहां के नदी नाले उफान पर हैं, जगह जगह जमीन धंसने की खबर है, जिसके बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। सड़क पर मलबा जमा हो गया, कई इलाकों में पेड़ टूटकर सड़क पर आ गए और अब सड़क को साफ करने का काम चल रहा है। उत्तराखंड के चमोली की 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश बनी है मुसीबत और सड़कों पर मलबा गिर गया है और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा है। जो गाड़ियां दोनों अलग अलग हिस्सों पर थीं वो जहां की तहां खड़ी हुई हैं और अब मलबा हटाने का काम जारी है, क्योंकि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जाएगा, तब जाकर इस रास्ते पर फिर से गाड़ियां सरपट दौड़ती हुई नजर आ सकती हैं। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं चमोली उत्तराखंड की, जहां पर बारिश के बाद हालात बेकाबू हैं। यहाँ के नदी नाले उफान पर हैं, जगह जगह से ज़मीन धंस रही है, जिसके बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। सड़क पर मलबा जमा हो गया है, कई इलाकों में पेड़ टूटकर सड़कों पर आ गए हैं। अब सड़क को साफ करने का काम जारी है। और अगली तस्वीर है उत्तराखंड की ही पिथौरागढ़ से, जहां एक हाईवे पर पहाड़ दरकने की तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। पहाड़ दरकने से पूरा हाईवे मलबे और बोल्डर से भर गया, जिसके बाद हाईवे को बंद कर दिया गया है। तो तस्वीरें देखिए, जिन लोगों ने ये मंजर वहां पर वो गवा रहे होंगे, चश्मदीद रहे होंगे, उनके लिए कितना दहशत भरा होगा। ये तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की है, जहां पर हालात ये हुए कि पहाड़ दरकने लगे और ये हाईवे की तस्वीरें हैं, जहां पर हाईवे पर पहाड़ दरका है और ये जो तस्वीरें हैं वो कैमरे में कैद हुई हैं। पहाड़ दरकने से पूरा हाईवे मलबे और बोल्डर से भर गया है और ऐसा लग रहा है कि ये मलबा नहीं बल्कि पानी का बहाव है, लेकिन दूर से ऐसा ज़रूर लग रहा है। पास आकर आप देखेंगे तो ये मिट्टी है, पत्थर है और ये पूरा मलबा है जो सड़क पर आकर गिर गया है, जिसके बाद हाईवे को बंद कर दिया गया है। तेलंगाना से खबर, जहां 30 लोगों को पानी में बहते बहते बचा लिया गया है। बताया गया है कि ये लोग कपास के बीज बीनने के बाद घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले एक नाले में बाढ़ आ गई, जिसके तेज बहाव में ये लोग बहने लगे। इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। पानी के तेज बहाव के बाद लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और नाले पर ये स्थिति जब सामने आई तो लोगों ने समय रहते अपनी सूझबूझ से एक बड़े हादसे को रोक लिया। तेलंगाना से खबर है, जहां एक जिले में 30 लोग पानी में बहते बहते बच गए। बताया गया कि ये लोग कपास के बीज बीनने के बाद घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले एक नाले में बाढ़ आ गई, जिसके तेज बहाव में ये लोग बहने लगे। इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। पानी के तेज बहाव के बाद लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाले को पार किया। अगली खबर है महाराष्ट्र के बुल्ढाना से, जहां लगातार बारिश के बाद अचानक पानी सड़कों पर भर गया है और इसी दौरान एक महिला सड़क पार करने की कोशिश करती दिखी। महिला सड़क पार कर रही थी कि पानी के तेज बहाव के कारण वो फिसल गई। हालांकि उस समय वहां काफी लोग मौजूद थे जो महिला को डूबता देख रह रहे थे और चीख पुकार वहां पर मच गई। किसी तरह लोगों की कोशिश से महिला की जान बची। भारी बारिश की वजह से बुल्ढाना के तमाम नदी नाले उफान पर हैं और पानी का बहाव काफी तेज है। अरे पकड़ो, अरे गई वो गई, अरे पकड़ो, अरे पकड़ा रे, पकड़ा रे, अरे पकड़ा, अरे पकड़ा रे। गुजरात के मोरबी से तस्वीर, जहां भारी बारिश के बाद घुटनों तक पानी भर गया है। 20 से ज्यादा बकरियां पानी के तेज बहाव में बह गई हैं। आसपास मौजूद लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर बाकी बकरियों को बचाया है। तो गुजरात के मोरबी से ये तस्वीरें हैं, जहां पर 20 से ज्यादा बकरियां पानी के बहाव के कारण बह गई हैं और ये हुआ है तब जब वहां भारी बारिश हुई और घुटनों तक पानी भर गया। 20 से ज्यादा बकरियां पानी के तेज बहाव में बह गई। आसपास मौजूद लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर बाकी बकरियों को बचाया।
और आइए इसी के साथ अब आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं, एक एक करके उन तस्वीरों के बारे में बताएंगे। पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल के आसनसोल की है, जहां बारिश के बाद हालात इस कदर बिगड़े हैं कि मकान पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर गुजरात के नवसारी की है। तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। यूपी के मुरादाबाद में भी बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया। गुजरात के आणंद में बारिश के बाद सड़कों पर पानी आ गया है और इससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। और एक बार फिर आपको आसनसोल और नवसारी की तस्वीरें दिखाते हैं। गुजरात के नवसारी में मानसून ने दस्तक दे दी है। वहां पिछले 24 घंटों में जबरदस्त बारिश हुई है। गुजरात की 121 तहसीलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा बारिश नवसारी इलाके में हुई, वहां करीब 6 इंच पानी बारिश का दर्ज किया गया है, जबकि वलसाड़ तहसील में 5 इंच बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि वहां कुछ भी दिखाई देना मुश्किल हो गया। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के आसनसोल की और साथ ही गुजरात के नवसारी में। देखिए, लोगों के घरों दुकानों में पानी भर गया है, सड़कें पानी से लबालब हैं और सड़कों को अगर एक नज़र देखिए तो ऐसा लगेगा जैसे कि नदियां यहां पर बह रही हों और उन नदियों के बीच में ये घर बन गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई है उसके बाद बाढ़ के हालात हैं और लोगों के घरों में पानी घुस आया है। आलम यह है कि लोगों को अपनी पहली या दूसरी मंजिल पर अपने सामान को लेकर शिफ्ट होना पड़ा है, लेकिन दिक्कतें यह है कि घर में कितने समय तक रहा जाएगा। ऐसे में लोगों के लिए ये भी चुनौती है कि आने वाले दिनों में वो कौन सी व्यवस्था की जाए ताकि इस मूसलाधार बारिश और बाढ़ के हालात से बचा जा सके। और एक बार फिर आपको दिखाते हैं गुजरात के आणंद की तस्वीरें। गुजरात के आणंद में भारी बारिश ने हालात बिगाड़े हैं। सड़कें नदियों में तब्दील हुई हैं। कई दुकानों में पानी भर गया है। पानी की वजह से लोगों का बाहर निकलना मुश्किल है, जबकि वहां के एक पुलिस स्टेशन में भी पानी भरने से मुश्किलें बढ़ी हैं। सड़कों से गुजरने वाले लोग पानी भरने से परेशान नजर आए। कुछ जगहों पर तो सड़क पर बाइक गिरी हुई दिखाई दी। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भारी बारिश की वजह से एक सड़क ही बह गई। वहां लगातार बारिश हो रही है और नदियां उफान पर हैं और इसकी वजह से रीवा रांची राजमार्ग पर सड़क का एक हिस्सा बह गया है। कई लोगों को यहां पर वो इस हाल के बाद वहां पर फंस गए हैं। इस सड़क के टूटने से अब लोगों को करीब 50 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। एक छोटे रास्ते में जो सड़क थी वो बह गई है और देखिए, दोनों तरफ से जिन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, इस छोर से उस छोर, अब वो नहीं जा पाएंगे। और आलम यह है कि बीच से ऐसा पानी बह रहा है, लग ही नहीं रहा है कि कभी यहाँ पर सड़क भी हुआ करती थी। अब ये तस्वीरें इस वक्त उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की हैं और अब लोगों को इस सड़क के बहने के बाद 50 किलोमीटर लंबा रास्ता इस छोटे से रास्ते को तय करने के लिए अब करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये सड़क पानी के साथ बह गई है और कब बनेगी कोई अंदाजा नहीं है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भारी बारिश की वजह से एक सड़क बह गई है, उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। और जिस तरह से अब हालात हो रहे हैं उसके बाद रुख करते हैं बिहार का, जहां पश्चिम चंपारण में बारिश के बाद बाढ़ आ गई है। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। बाढ़ आने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है, जिसकी वजह से सड़कों पर लंबी कतारें लग गई हैं। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि अब तक प्रशासन के लोग वहां नहीं पहुंचे और ना ही राहत और बचाव का काम शुरू हो पाया है। ऐसे में लोग परेशान हैं कि ये चुनौतियां जो बनी हुई हैं, इनसे वो कब मुक्ति पाएंगे। बिहार के पश्चिम चंपारण में बारिश के बाद बाढ़ का आलम है। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी है। सड़कें दरिया बन गई हैं। बाढ़ आने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है, जिसकी वजह से सड़कों पर लंबी कतारें लग गई हैं। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हुई है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि अब तक प्रशासन के लोग वहां नहीं पहुंचे हैं और ना ही राहत और बचाव का काम शुरू हो पाया है। जिले में जो है वो पानी का कहर लगातार जारी है और गंडक नदी के बाद अब सिकरहना उफान पे और सिकरहना नदी का कहर जो है वो जिले में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बेतिया नरकटियागंज मुख्य पथ है। कभी इस पे गाड़ियां चली करती थी, लेकिन आज आलम यह है कि इस पे चलना मुश्किल है। आवागमन पूरी तरह बाधित है और ये पूरा जो मुख्य पथ है वो दरिया बन चुका है। यहाँ पे खड़ा होना भी काफ़ी मुश्किल है, चूँकि धार काफ़ी तेज है पानी की और इसमें
काफ़ी खतरा है। लोग दोनों तरफ जो है वो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, सैकड़ों की संख्या में दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी है और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वो देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। पूरा दरिया हो चुका है। लोग देखिए इधर भीड़ लगी है लोगों की, लोग इंतजार में हैं। पानी कुछ कम हो तो उस तरफ जिनको जाना है मजबूरी है, लेकिन फिर भी लोग नहीं जा पा रहे हैं। काफ़ी स्थिति जो है वो काफ़ी डरावनी और भयावह है। आप देख सकते हैं जहाँ तक नज़र जा रही है इधर से पानी का बहाव जो है वो काफ़ी तेज़ है। यहाँ खड़ा होना भी काफ़ी मुश्किल लग रहा है। कुछ लोग यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कुछ परेशानी आ रही है आप लोगों के? सर ये तो परेशानी बहुत मुश्किल, आने जाने का रास्ता एकदम बंद हो चुका है और ये हर साल का यही प्रॉब्लम है। और यहाँ बराबर जब बाढ़ आती है तो लोग 1-2 मर ही जाते हैं इसमें। जी, कोई अस्थायी निदान, कोई अस्थायी इसका निदान नहीं क्या है। होना चाहिए इस पर जल्द से जल्द यहाँ के जो लोकल जो विधायक हैं उनको कि इसको रोड बनवा देना चाहिए ताकि लोगों की जाने जो जा रही है ना जाए। और जो यातायात का साधन रुका, आप देख सकते हैं सामने भी बस है, पीछे सब रुका हुआ, वो क्लियर रहे लोगों का। कब तक ऐसे हालात रहेगा? अभी तो अगर बारिश अगर रही कंटिन्यू तो 1 हफ्ता से ऊपर जाएगा। अगर बारिश छूट गई तो 2-3 दिन में क्लियर होगा ये। तो बिहार के पश्चिमी चंपारण की तस्वीरें और लोगों को शिकायत बस यही है कि अगर प्रशासन ने राहत और बचाव का कार्य समय पर रहते हुए किया होता तो लोगों की दिक्कतें इतनी ना बढ़ती। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है, सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं और कई गांवों का संपर्क ही टूट गया है, जिसकी वजह से सड़कों पर लंबी कतार लग गई है। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हुई है, हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि अब तक प्रशासन के लोग वहां नहीं पहुंचे हैं और न ही बचाव और राहत का काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनौतियां अभी बरकरार हैं और आने वाले कितने दिनों तक रहेगी, इस बारे में लोग लगातार आशंकित हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है गृह मंत्रालय से। जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था पर चर्चा को लेकर ये जानकारी आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ अफसरों की बैठक हो रही है। बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के डीजीपी बैठक में मौजूद हैं और लगातार वहां के हालात पर चर्चा हो रही है। ये गृह मंत्रालय से बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था पर चर्चा की जा रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ अफसरों की ये बैठक हो रही है, जिसकी लगातार जानकारियां हमें मिल रही हैं। और उस बैठक में और क्या क्या बातें हो रही हैं जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था को लेकर, इस पर हमारी निगाह बनी हुई है। साथ ही साथ लगातार जिस तरह की घटनाएं वहां पर हाल फिलहाल में आतंकियों से जोड़कर और किस तरह से आतंकियों को ढेर किए जाने को लेकर आ रही है, उसके बारे में इस मीटिंग में चर्चा हो रही है। कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित, इस बैठक के बारे में और क्या डिटेल रिपोर्ट? देखिए, 2 अहम बैठक थी। पहली बैठक जम्मू कश्मीर में विकास परियोजनाओं को लेकर थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे और उन्होंने आला अधिकारियों के साथ बैठक ली। और अभी जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था से जुड़ी बैठक चल रही है, जिसमें डीजीपी जम्मू कश्मीर, डीजी सीआरपीएफ, एनएसजी डोभाल व अन्य लोग मौजूद हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में क्या कानून व्यवस्था के हालात है, संभवतः अमरनाथ यात्रा को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी कि उसको रिज्यूम किया जाए या नहीं किया जाए। और जिस तरीके से पिछले 20 दिनों में जम्मू कश्मीर में 3 बड़े आतंकी हमले हुए हैं, निश्चित तौर पर उसकी भी चर्चा इस बैठक में की जाएगी। तो 2 अहम बैठक हुई है। पहली बैठक हो चुकी है विकास परियोजनाओं को लेकर और दूसरी बैठक कानून व्यवस्था को लेकर यहाँ पर चल रही है। और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कुछ घंटों में अहम घोषणा हो सकती है जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम को लेकर। तो आप ये कह रहे हैं, अमित हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि जो गृह मंत्रालय में बैठक हो रही है, इस बैठक का जो लबो-लुभाव है, 2 बैठकें हुई हैं। पहली जो किस तरह से आगे की परियोजनाएं हैं उस पर बात करने को लेकर, दूसरी अभी जो चल रही है जिसके बारे में अमित अपडेट दे रहे हैं, वो बैठक हो रही है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। बीते दिनों जिस तरह से आतंकियों ने हमले किए हैं उस पर आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए भारत सरकार की, इस पर ये अहम बैठक चल रही है, जिसमें जानकारी मिल रही है कि तमाम अफसरों के साथ साथ सीआरपीएफ के डीजी भी बैठक में शामिल हुए हैं। और दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। सोशल मीडिया पर मशहूर बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने आत्महत्या की कोशिश की है। बताया गया है कि उन्होंने शराब पीकर नींद की गोलियां खा ली थी, जिसके बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर्स ने उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई है। तो बाबा के ढाबा के मालिक हैं कांता प्रसाद, और कांता प्रसाद के बारे में जानकारी ये मिल रही है कि उन्होंने शराब पीकर नींद की गोलियां खाई हैं और उन्हें
उन्होंने जो खुदकुशी का प्रयास किया है उसके बाद सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। उनके परिवार वाले ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना बड़ा कदम उन्होंने क्यों उठा लिया, लेकिन उनके बेटे से जो बातचीत हुई है न्यूज़ 18 की, वो बता रहे हैं कि वो डिप्रेशन में थे जिस वजह से उन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन उस डिप्रेशन की वजह क्या है उसको लेकर भी अलग अलग जानकारियां सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया से वायरल होकर प्रसिद्ध हुए बाबा के ढाबे के मालिक कांता प्रसाद, जिनकी उम्र 81 साल बताई जा रही है, इन्होंने गुरुवार रात को नींद की गोली खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शराब के साथ स्लीपिंग पिल्स लेकर ये आत्महत्या की कोशिश की। फिलहाल मालवीय नगर में ये ढाबा देख रहे हैं, बाबा का ढाबा, जो कि वायरल होने के बाद काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ था, ये तस्वीरों में फिलहाल बंद नज़र आ रहा है। कांता प्रसाद के बेटे ने इस बात की पुष्टि की है कि कल नींद की गोली कांता प्रसाद ने खा ली थी और उसके बाद स्थिति खराब हुई तो तुरंत सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया। हालांकि अभी स्थिति बताई जा रही कि खतरे से बाहर है, लेकिन जिस तरीके से सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद ये दुकान काफ़ी चर्चा में आई थी, काफ़ी लोगों की मदद भी इस दुकान को मिली थी। लेकिन लॉकडाउन के चलते एक बार फिर जो कमज़ोरी थी, पैसे की जो कमी थी, वो कांता प्रसाद ने झेली है। लेकिन फिर से अनलॉक होने के बाद इस ढाबे को खोला गया था। लेकिन अब खबर ये कि गुरुवार रात को आत्महत्या की कोशिश की। और कांता प्रसाद के इस आत्महत्या के प्रयास और साथ ही साथ अभी उनकी कंडीशन क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद तिवारी लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद, कांता प्रसाद की आत्महत्या की कोशिश के पीछे क्या वजह आ रही है सामने? जी देखिए प्रीति, इस वक्त सफदरजंग अस्पताल में जो 80 साल के कांता प्रसाद हैं, जो बाबा के ढाबा से मशहूर हुए थे, वो भर्ती हैं। आईसीयू में उन्हें रखा गया है। और जो दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनके जो बेटे हैं करण, उन्होंने दिल्ली पुलिस को जो बयान दिया उसमें उन्होंने बताया है कि कल उनके पिता ने पूरे दिन शराब पी और उसके बाद उन्होंने नींद की कई गोलियां खा ली, जिसके बाद उन्हें 10-10:15 के आसपास अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बाबत कोई 100 नंबर कॉल पुलिस को नहीं की गई थी। पुलिस को 11:15 के आसपास एमएलसी होने के बाद सफदरजंग अस्पताल से इस घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस ने उनके बेटे का बयान लिया है। पुलिस का कहना है कि परिवार ने कोई भी शक किसी पर या कोई दुश्मनी का आरोप नहीं लगाया है। पुलिस का कहना है कि उनके बेटे का ये ज़रूर कहना था कि जिस तरह से कांता प्रसाद बाबा के ढाबा से मशहूर हुए थे, उनकी अच्छी खासी आमदनी होने लगी थी, लेकिन जिस तरह से बीच में लॉकडाउन हुआ, उनका जो धंधा था वो एक तरीके से चौपट हो गया था और वो डिप्रेशन में चले गए थे। और उन्होंने एक और बात कही कि जो गौरव हैं, ये यूट्यूबर हैं, जिनकी बदौलत बाबा फेमस हुए थे, बाबा ने इतने पैसे कमाए, एक रेस्टोरेंट खोला, उनके साथ भी उनका बीच में समझौता हुआ था। उस पूरे मामले को लेकर भी कहीं ना कहीं वो कुछ बातों को लेकर परेशान थे। तो कोई शिकायत प्रीति पुलिस को अब तक नहीं मिली है। पुलिस ने कहा है कि इसमें कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया है। अगर कोई शिकायत पुलिस को मिलेगी तो ज़रूर उस पर विवेचना की जाएगी, उस पर जो लीगल कार्रवाई है वो की जाएगी। ठीक है आनंद, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इधर बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद की पत्नी ने उनकी तबीयत के बारे में क्या कहा है वो सुनते हैं आनंद। पहले 4 बजे लेके आए, हमें न पता कि क्या खाए क्या नहीं खाए। यहाँ पर आप उधर हो तो खा रहे हो, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, तो हम देख ना रहे हैं। हुआ क्या था, मतलब तबीयत कैसे बिगड़ी, क्या हुआ? अब पता नहीं कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब हमें ना मालूम है। हाँ, तो आप अस्पताल लेके आ गए? क्या उधर आ रहे, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो? क्या बेहोश हो गए थे क्या? हाँ। तो यहाँ अस्पताल लेके बिगड़ी थी, आप कहाँ पर थी? हमें बाहर बैठे थे। घर पर थे या ढाबे पर थे आप? घर पर नहीं, ढाबे पे हमें बैठे रहे। अब 4 आदमी हो अंदर, 4 आदमी के बीच में हमें जाना बेकार है। तो आनंद, लगातार हम इस पर बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वजह क्या रही कि इस खुदकुशी को उन्होंने अपना अंतिम फैसला बना लिया। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि डॉक्टर्स उनकी कंडीशन को लेकर क्या कह रहे हैं, क्योंकि दिन भर शराब पीने के बाद नींद की गोलियां खाना ये किसी भी शख्स के लिए, और वो भी 80 साल से ज़्यादा उम्र के शख्स के लिए, तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी देखिए, बिल्कुल प्रीति, जो दिल्ली पुलिस को भी जानकारी मिली है उनके परिवार के सदस्यों से और अस्पताल से, उनका कहना है कि उन्होंने पूरे दिन शराब पी और शाम को अत्यधिक मात्रा में जो नींद की दवाइयां हैं उनका सेवन किया था, जिसके बाद अचानक से वो बेहोश हो गए, उनकी हालत बिगड़ने लगी और उसके बाद उनके बेटे
और परिवार के दूसरे सदस्यों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। और उनकी जो पत्नी थी वो भी सफदरजंग अस्पताल में मौजूद है, उनके बेटे भी वहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस से जो जानकारी मिल रही है प्रीति, उसके मुताबिक अभी आईसीयू में जो 80 साल के कांता प्रसाद हैं उन्हें रखा गया है और हालांकि वो खतरे से बाहर है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी कुछ वक्त उन्हें अस्पताल में और रहना पड़ेगा और उसके बाद उन्हें वहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा। लेकिन जिन परिस्थितियों में उन्होंने ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जिन परिस्थितियों में उन्होंने नींद की दवाइयाँ खाई, अपनी जान लेने की कोशिश की, उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि एक लॉकडाउन एक मुख्य वजह निकल के सामने आ रही है कि उनका जिस तरह से ढाबा काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, काफ़ी फेमस हुआ था, वो एक तरीके से सेलिब्रिटी बन गए थे और उसके बाद अचानक से लॉकडाउन में वो आर्थिक मंदी के दौर से गुजरे और उनका ढाबा उन्हें बंद करना पड़ा, जो रेस्टोरेंट उन्होंने खोला था वो बंद करना पड़ा। और अगर थोड़ा पीछे जाएं प्रीति, तो कांता प्रसाद का गौरव के साथ जो झगड़ा हुआ था, जो पूरी लड़ाई हुई थी, उसमें उन्होंने कांता प्रसाद ने गौरव के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए थे, धोखाधड़ी के FIR तक कराई थी। और उसके बाद अभी हाल में ही जो जानकारी मिली कि उनका पैचअप हुआ था और तब पैर छू के माफी मांगने तक की नौबत को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं परिवार के सदस्य। आनंद, मैं उस पर आगे आपसे बात करूंगी, लेकिन कांता प्रसाद के बेटे ने दावा किया है कि वो कई बातों की वजह से परेशान थे और इसी वजह से उन्होंने नींद की गोलियां खा ली, जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ गई है और वो वेंटिलेटर पर है। मेरी बात तो नहीं हुई थी, बट वो दुकान पे गए थे, मेरी उनसे बात हुई तो मेरे को तो 4:30 बजे पता चला कि कल कि उन्होंने गोली खा ली है, ड्रिंक भी की थी जी, डिप्रेशन में आके। हाँ, वो करते थे, कभी कभार करते थे, वो जब थक जाते थे वो करते थे जी। हाँ, ये जब ऐसी प्रॉब्लम हुई तब उन्होंने ढाबा नहीं खोला। अभी मैं अभी आया हूँ, थोड़े कम 10-15 मिनट पहले आया हूँ मैं। अभी तो वैसी कंडीशन है, वेंटिलेटर पे है। आनंद, हम लगातार बाबा के ढाबा के कांता प्रसाद के परिवार के सदस्यों की बातों को सुन रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने उनके एक और बेटे करण से भी बात की। वो ये कह रहे हैं कि जो यूट्यूबर है उनसे जो विवाद हुआ था, उस पर जो उनसे माफी मंगवाई गई थी वो उन्होंने दबाव में ली थी और उससे वो कतई सहमत नहीं थे और इस बात का लगातार उन पर दबाव था, जिस वजह से वो डिप्रेशन में जा रहे थे। क्या ये एंगल हो सकता है इस मामले में? जी देखिए, इस पूरे मामले में प्रीति कई एंगल सामने आ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर परिवार इस तरह की बातें मीडिया से कर रहा है तो पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि कोई भी शिकायत हमें परिवार ने नहीं दी है। लेकिन अगर प्रीति थोड़ा पीछे जाएँ इस पूरे मामले को, तो जो एक मामूली सा शख्स था जो एक ढाबा चलाता था मालवीय नगर में, एक यूट्यूबर आए सामने गौरव, जिन्होंने उन्हें प्रसिद्ध करा सोशल मीडिया पर। उसके बाद कई लोगों ने बाबा की मदद करी, कांता प्रसाद की, और बाबा अच्छे खासे पैसे कमाने लगे। बाबा का एक नाम हुआ, बाबा काफ़ी सेलिब्रिटी बने, मीडिया उनके पास जाने लगी। और उसके बाद अचानक से वो दौर भी आया जब कांता प्रसाद ने गौरव के ऊपर ही गंभीर आरोप लगा दिए कि उन्होंने उनके साथ धोखाधड़ी करी, उनके पैसों के साथ हेराफेरी करी और उसके बाद बाकायदा FIR तक की नौबत आ गई। लेकिन जिस तरह से हाल में अभी पैचअप हुआ है, वो पैचअप ये बताता है कि कहीं ना कहीं कांता प्रसाद को लगा था कि जिस शख्स ने मुझे फेमस करा है, कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ना ज़रूरी है, इसलिए वो पैचअप हुआ था। क्या कोई लोगों ने पैचअप कराया था? क्योंकि देखिए, कांता प्रसाद बहुत पढ़े लिखे शख्स नहीं है, एक मामूली सा ढाबा चलाते थे। अगर उनकी पत्नी की बात की जाए तो वो भी बिल्कुल ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। उनका बेटा ज़रूर थोड़ा समझदार है, लेकिन क्या कोई लोग पीछे थे? क्या जिस तरह से गौरव ने बाबा के ढाबे को फेमस किया, क्या उसके पीछे यूट्यूबर जो है उनका भी अपना कोई एजेंडा था? ये तमाम चीज़ें जब सामने आएंगी, जब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन दी जाएगी। देखिए, जिस तरह से अगर कोई शख्स नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो जाहिर तौर पर अगर वो डिप्रेशन में, तो किन लोगों से डिप्रेशन है? क्या परिवार के सदस्य थे या बाहरी लोगों का कोई दबाव था? और जिस तरह के उनके बेटे मीडिया में आके बोल रहे हैं कि उन्हें दबाव बनाया गया था, उनके पीछे कोई था, उन्हें मजबूरी में पैचअप करना पड़ा, मजबूरी में उन्हें माफी मांगना पड़ा। मजबूर करने वाले लोग थे, अगर ऐसा है, अगर इस बात में सच्चाई है तो वो आइडेंटिफाई होनी चाहिए और उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या आपने किसी तरह का दबाव बनाया था। इस बीच बाबा का ढाबा वीडियो सोशल मीडिया पर डालने वाले यूट्यूबर गौरव वासन ने अब से थोड़ी देर पहले न्यूज़ 18 से बात की है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनिए। मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही मैं इनसे मिला था और मेरे को बहुत सारे लोगों के द्वारा पता चला और मीडिया के थ्रू पता चला कि ये काफी जगह पे मेरे से माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत सारी वीडियोस वायरल भी हो रही थी। तो मुझे लगा यार इतने बुजुर्ग लोग हैं और मेरे से बहुत आदरणीय हैं, तो ऐसा ये क्यों कर रहे हैं? और मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि यार एक तो मुझे इनसे जाके मिलना चाहिए और जितने भी गिले शिकवे इनके मन में मेरे लिए हैं
या मेरे मन में इनके लिए वो दूर करने चाहिए। तो जब मैं इनसे मिला तो बहुत अच्छे से मुझसे मिले और इन्होंने मुझे बोला भी कि आप मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। आनंद, हमने अभी गौरव वासन को सुना, वो तो कह रहे हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं था, मनमुटाव की वजह नहीं थी, लेकिन एक सवाल ये कि कुछ दिन पहले उनके रेस्टोरेंट में भी काफी नुकसान होने की जानकारी मिल रही थी। क्या वो नुकसान भी उनके डिप्रेशन की वजह हो सकता है? जी देखिए प्रीति, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से कोविड का जो दूसरा दौर आया और उसके बाद कई महीनों तक लॉकडाउन लगा रहा दिल्ली और दूसरे शहरों में, उसके बाद कई लोगों को जो है आर्थिक मंदी झेलनी पड़ी है। उसमें कांता प्रसाद भी एक शख्स है जिन्होंने अपनी आपबीती अपने परिवार को बताई थी और उसके जरिए अब वो चीज़ बाहर निकल के सामने आई है। उनके बेटे ने पुलिस को भी बर्बली ये जानकारी दी है स्टेटमेंट देते समय कि मेरे पिता जो है वो लॉकडाउन के बाद से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगे थे, क्योंकि उनकी कमाई नहीं हो पा रही थी और एक जो ढाबा था और जो उनकी रोजी रोटी का एक माध्यम था, हालांकि बीच में उनकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो गई थी, काफ़ी पैसा उन्हें इकट्ठा हुआ था, लोगों ने काफ़ी मदद करी थी कांता प्रसाद की। लेकिन लॉकडाउन के बाद से लगातार जो कांता प्रसाद हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में थे। और प्रीति अगर देखा जाए तो उनकी उम्र भी काफ़ी 80 साल के ऊपर के वो शख्स थे और अगर एक ढाबा चलाते हैं और अगर लॉकडाउन में ढाबा बंद हो जाता है, एक अकेला शख्स अगर पूरी जिम्मेदारी दुकान की लेता है तो कहीं ना कहीं ये वजह भी सामने आ सकती है। पुलिस का कहना है कि अगर कोई शिकायत मिलेगी तो बाकायदा इसकी पूरी जांच की जाएगी कि कौन कौन लोग ऐसे थे जिसके चलते जो कांता प्रसाद है वो डिप्रेशन में गए, उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि अपनी जान लेने तक की कोशिश की। तो इसमें जैसा एक सवाल तो फिर ये भी है आनंद कि आखिर अभी तक परिवार की तरफ से कोई भी केस या कोई भी शिकायत क्यों नहीं रजिस्टर्ड कराई गई है? जी देखिए बिल्कुल प्रीति, ये बड़ा सवाल है और उनके बेटे से हमने भी फ़ोन पे जब बात की तो हमने ये बोला कि क्या किसी पे शक आपको है, क्या कोई दुश्मनी है या कोई ऐसे लोग थे जो आपके फादर को पीछे से प्रताड़ित कर रहे थे या कोई पुश करने की कोशिश कर रहे थे कि जानबूझ के वो गौरव से माफ़ी मांगे या कोई कहानी और है। लेकिन परिवार ने अब तक कोई शिकायत जो है पुलिस को नहीं दी है। कल उनके परिवार के जो बेटे हैं वो मालवीय नगर थाने में थे और वहाँ पर SHO के सामने उन्होंने बाकायदा अपने स्टेटमेंट दर्ज कराए हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें किसी पर कोई शक नहीं है, ना ही कोई और गिला शिकवा है, ना ही कोई मनमुटाव है किसी शख्स से। अब ऐसे में पुलिस के लिए मजबूरी ये हो जाता है प्रीति कि बिना शिकायत के पुलिस इसमें जांच कैसे करेगी। स्वतः संज्ञान लेके पुलिस को शिकायत का इंतजार है कि कोई शिकायत मिले तो पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करे। जी बिल्कुल। और आनंद, लगातार इस बारे में एक महत्वपूर्ण बात आ रही है, वो ये कि जो उनके बेटे कह रहे हैं, करण जिनका नाम है, वो ये बता रहे हैं कि भाई अभी तक की जो स्थितियां हैं, जिस बात को आकलन के तौर पर देखा जा रहा है कि बाबा को रेस्टोरेंट में बहुत नुकसान हुआ, इस वजह से उन्होंने खुदकुशी का प्रयास किया, लेकिन करण ने इन बातों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि यूट्यूबर से जो माफी मांगने की बात है उस पर कई लोगों ने, कई दूसरे यूट्यूबर्स ने उन पर दबाव बनाया और शायद उन्हें इस बात के लिए उकसाया कि अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो आपकी स्थितियां, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो और कमजोर हो सकती है। ये एंगल बहुत महत्वपूर्ण है जो खुद उनके बेटे कह रहे हैं, लेकिन वो मीडिया से जरूर बात कर रहे हैं, अपने से वो पुलिस की तरफ नहीं रुख कर रहे हैं। तो ऐसे में अब पुलिस की तरफ से कोई स्टेटमेंट या फिर हम क्या उम्मीद करें आगे? जी देखिए बिल्कुल प्रीति, अगर कानूनी बात की जाए तो देखिए मीडिया में कोई शख्स आकर कुछ भी बोल सकता है, लेकिन कानून की तरह मुताबिक उसको वो चीज़ शिकायत पुलिस को देना चाहिए। हमने पुलिस से सवाल पूछा था कि उनके बेटे का कुछ और बयान है मीडिया में, लेकिन उन्होंने जो लिखित बयान दिया है उसमें कहीं भी ना गौरव को आरोपी बताया है, ना कहीं गौरव को जिम्मेदार ठहराया है, ना उन्होंने कोई ऐसी बात का जिक्र करा है कि मेरे पिता के ऊपर कोई लोगों का दबाव था गौरव से माफ़ी मांगने के लिए, उनसे सॉरी बोलने के लिए। शिकायत जो है, जो हमें जानकारी मिली है, जो हमारी बात हुई है पुलिस से, उनका कहना है कि शिकायत में केवल ये बताया गया है, एक तो पूरा घटनाक्रम बताया गया है कि किस तरह से उनके पिता ने शराब पी और उसके बाद उन्होंने जो स्लीपिंग पिल से नींद की गोलियां हैं वो खाई, अत्यधिक मात्रा में उसका सेवन किया और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और उन्होंने ये भी बताया अपनी शिकायत में कि लॉकडाउन के वजह से जो उनका ढाबा था वो बंद हो गया था और उसके बाद से जो उनके पिता हैं कांता प्रसाद वो काफ़ी डिप्रेशन में चल रहे थे, इस वजह से शायद उन्होंने ये कदम उठाया है। पुलिस से एक जानकारी हमें ये भी मिली है कि करीबन 4-5 साल पहले भी कांता प्रसाद ऐसा कदम उठा चुके हैं। लेकिन प्रीति, सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके बेटे पुलिस में रिटर्न में अगर ये शिकायत देते हैं गौरव या कुछ अन्य लोगों के खिलाफ, तो पुलिस जरूर उस पर लीगल एक्शन लेगी। ठीक है। इस बीच बाबा के बेटे करण ने भी न्यूज़ 18 से बात की है, उसके बारे में हम आपको दिखाएं, लेकिन उससे पहले उनकी पत्नी ने क्या कहा है वो भी सुनवा देते हैं अपने व्यूअर्स को।
4 बजे लेके आए, हमें न पता कि क्या खाए क्या नहीं खाए। यहाँ पर आप उधर हो तो खा रहे हो, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, तो हम देख ना रहे हैं। हुआ क्या था, मतलब तबीयत कैसे बिगड़ी, क्या हुआ? अब पता नहीं कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब हमें ना मालूम है। हाँ हाँ, तो आप अस्पताल लेके आ गए? क्या उधर आड़े क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो? क्या बेहोश हो गए थे क्या? हाँ। तो यहाँ अस्पताल लेके बिगड़ी थी, आप कहाँ पर थे? हमें बाहर बैठे थे। घर पर थे या ढाबे पर थे आप? घर पर नहीं, ढाबे पे हमें बैठे रहे। अब 4 आदमी हो अंदर, 4 आदमी के बीच में हमें जाना बेकार है। आनंद, तो अभी तक की जो जानकारियां, जो बयान सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर कौन कौन से एंगल खुदकुशी के हो सकते हैं? जी देखिए प्रीति, इसमें अब सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी अब ये सामने आएगी पुलिस के लिए पड़ताल करने के लिए, अगर पुलिस को कोई शिकायत मिलती है कि जब कांता प्रसाद अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे और जब वो अपने घर आते हैं तो क्या पुलिस उनका स्टेटमेंट लेगी और क्या वो अपने परिवार को कोई चीज़ें बताएंगे, खुलकर बताएंगे कि क्या वजह थी, क्या उन्हें कोई फ़ोन कॉल आया था, क्या ऐसी वजह थी जब उन्होंने अचानक से कल इतनी शराब पी और उसके बाद नींद की गोलियाँ खा ली, क्या कोई दबाव था उनके ऊपर या केवल वजह ये थी कि उनका लॉकडाउन में जो ढाबा था वो बंद हो गया था और उसके चलते वो डिप्रेशन में थे। क्योंकि देखिए प्रीति, अगर इस बात को देखा जाए कि लॉकडाउन के चलते आर्थिक मंदी हुई है और उनका ढाबा बंद हुआ है, तो जाहिर तौर पर इसमें पुलिस के लिए कहीं कुछ ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना है, ना कोई लीगल एक्शन होता है इसमें। लेकिन अगर ये बताते हैं, क्योंकि एक बाबा काफ़ी फेमस आदमी हो गए थे और उनका ढाबा जो है काफ़ी ज़्यादा चलने लगा था, काफ़ी ज़्यादा फेमस उनका ढाबा हुआ था, अगर वो किसी लोगों के नाम लेते हैं तो ये अपने आप में बड़ी चीज़ होगी कि एक जो मामूली सा शख्स था जिसे यूट्यूबर ने इतना बड़ा स्टार बनाया, इतना बड़ा सेलिब्रिटी बनाया कि दुनिया जान उसे जानने लगी कि एक छोटा सा ढाबा इतना ज़्यादा फेमस हो गया, वो शख्स अचानक से आत्महत्या करने के लिए क्यों आतुर हो जाता है, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये तभी साफ हो पाएगा जब उनके बेटे पुलिस को कोई शिकायत देंगे। जिस तरह से बाबा के जो बेटे हैं करण, एक और बेटे हैं करण, उन्होंने न्यूज़ 18 से कहा है कि गौरव वासन माफी मांगने के लिए उन पर दबाव बना रहे थे, जिसकी वजह से वो काफी आहत थे। सुनिए। फिलहाल बताइए कि कांता प्रसाद जी की हालत कैसी है? अभी उनके बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर अभी कुछ बता नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर हम अंदर जाते हैं तो डॉक्टर कुछ बताते नहीं है, कह रहे हैं कि अभी जाके आप बाहर बैठे हो, जो भी होगा हम आपको बताएंगे। क्या वजह है कि कांता प्रसाद ने इतना बड़ा कदम उठा लिया? डिप्रेशन। किस बात का डिप्रेशन करण? डिप्रेशन इस बात का, क्योंकि उनसे जो भी सॉरी कहलवाया गया है वो उनसे फोर्सफुली कहलवाया गया है। किसको सॉरी कहलवाया गया है? थोड़ा डिटेल में आप बताएंगे तो आपकी बात भी लोग सुन पाएंगे। गौरव वासन को लेकर जितने भी यूट्यूबर्स है सब डेली वीडियो बनाने आते थे, तो उनसे ये कहते थे कि बाबा आप हाथ जोड़ के गौरव वासन से सॉरी मांगो। फिर ये तो इस घटना को थाने में ले जाया गया कि बाबा आप केस वापस ले लो। करण, इस बात को तो लेकिन काफी वक्त गुजर गया और उसके बाद हाँ बताइए, पूरा सिलसिला बताइए, पूरा सिलसिला बताइए। 5-6 दिन पहले की बात है ये। तो उनपे जबरदस्ती दबाव भी डाला गया कि सॉरी मांगने के लिए और उनको थाने भी ले जाया गया थी ताकि वो केस वापस ले ले। और इस दौरान बीच में गौरव वासन भी दुकान पर आए थे और उसके बाद ये डिप्रेशन में चले गए, उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो आपकी क्या बात हुई कांता प्रसाद जी से? कोई बात हुई? उन्होंने अपनी कोई बात कही कि मैं माफी नहीं मांगना चाहता था, या ये आप खुद कह रहे हैं? नहीं, एक्चुअल में उनकी कोई भी गलती नहीं थी, ना ही उन्होंने गौरव वासन के ऊपर कभी केस किया था। वो उनसे अनजाने में करवाया गया था, क्योंकि जब इतना मीडिया, इतना यूट्यूबर से उनके पास थे तो ये सब चीजें हुई और उन्होंने केस गौरव वासन पर कभी किया ही नहीं था। तो वो किसने किया फिर, या करवाया? एक्चुअली में हुआ क्या था कि गौरव वासन का छोटा भाई करण और तुषान जो मैनेजर था, उनके बीच में कुछ काटने हुई और इस दौरान उस दिन इनका दोनों मम्मी और पापा का दोनों का आंखों का ऑपरेशन होना था, सर्जरी होनी थी इनकी। उत्तर प्रदेश से इस बीच बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सचिव सुनील राय ने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर गंभीर आरोप लगाया है। अजय कुमार लल्लू के खिलाफ लखनऊ के हुसैनगंज थाने में उन्होंने केस दर्ज करवाया और उनसे अपनी जान को खतरा बताया है।
इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की सियासत में रोज नए नए घटनाक्रम हो रहे हैं और इस बार कांग्रेस की तरफ से खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस के सचिव सुनील राय ने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने अजय कुमार लल्लू के खिलाफ लखनऊ के हुसैनगंज थाने में केस दर्ज करवाया है और उनसे अपनी जान को खतरा बताया है। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है कि जब जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए हैं और एक और जो घटनाक्रम है वो कांग्रेस पार्टी के लिए फजीयत का सबब बन सकता है, जो कि खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के अजय कुमार लल्लू पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनके खिलाफ मुकदमा हुसैनगंज थाने में पंजीकृत है अजय कुमार लल्लू के खिलाफ। उसके बाद इनका दबाव, इनके लोगों का दबाव लगातार थाने पर और बड़े अधिकारियों पर बढ़ता गया। डकैती को मुकदमा को हटवा करके एनसीआर में दर्ज हुआ। तो आज हमारा ये मुख्य विषय प्रेसवार्ता का यही है कि लखनऊ के कमिश्नर से हम मिलेंगे और इस धारा को बढ़वाने की मांग करेंगे और इनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। और लगातार इनके तरफ से टेलीफोन कॉल आ रही है, धमकियाँ आ रही है। तो इतना ही नहीं, हमें तो ये शंका है कि कहीं ये हमारी हत्या न करा दें। अजीत, ये मामला क्या है? देखिए बिल्कुल प्रीति, जहां लोग 2022 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वहीं कांग्रेस में आपसी कलह बढ़ती जा रही है। सुनील राय ने सीधे तौर पर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू पर बयान लगाया उपेक्षा करने का। उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये हम लोगों की अनदेखी करते हैं और एक समाज से दूसरे समाज को जोड़ने से कोशिश की है। इन सबसे नाराज सुनील राय ने हुसैनगंज थाने में 323, 427 और 352 का एक मुकदमा भी अजय लल्लू के खिलाफ कराया। हालांकि अभी अजय लल्लू की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मसले पर नहीं दी गई, लेकिन सुनील राय का सीधे तौर पर कहना है कि मुझे कॉल्स आ रही हैं, मुझे धमकी दी जा रही है, मेरी जान का खतरा है अजय लल्लू से और वो हम लोगों की उपेक्षा करते हैं, हम लोग पुराने कांग्रेस नेता हैं। ये ऐसे समय पे हो रहा है प्रीति जब खुद प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की कमान संभालती हैं। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के हर मसले को लेकर ट्वीट करती हैं, आगे आती हैं, कार्यकर्ताओं से बात करती हैं। उसके बावजूद अगर यूपी कांग्रेस में इस तरह की अंतरकला आ रही है, अभी जल्द ही जतिन प्रसाद गए थे, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उन्हें आने वाले चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि इस पूरे मसले पर अजय लल्लू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यूपी कांग्रेस के, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल जो सुनील राय हैं उन्होंने बाकायदा प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सारे आरोप लगाए उनके ऊपर। इसके साथ ही लखनऊ के हुसैनगंज थाना में एक मुकदमा भी पंजीकृत करा दिया है। तो पुलिस इस पूरे मामले की विवेचना कर रही है। अब देखिए कहां तक जाती है ये लड़ाई, क्योंकि सुनील राय ने साफ कर दिया है कि हम पुराने कांग्रेसी और हम लोगों की उपेक्षा की जा रही, लिहाजा लड़ाई आर पार की होगी। अब ये देखना होगा कि 2022 में कांग्रेस आर पार की लड़ाई लड़ती है या आपसी अंतरकला में इनके कार्यकर्ता आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां दूसरी सियासी पार्टियां चुनाव किस तरह से लड़ा जाए उसकी रणनीति बना रही हैं, वहीं कांग्रेस में इस वक्त सिर्फ टव्वल की खबर सामने आ रही है। अजय कुमार लल्लू की कोई प्रतिक्रिया इस पर? अजीत, देखिए बिल्कुल अभी अजय कुमार लल्लू से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि अभी हम इस पर थोड़ी देर बाद बात करेंगे। हालांकि अभी उनकी तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन उन्होंने ये जरूर फ़ोन पर कहा है कि ऐसे लोग हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, तथ्यहीन है और गलत है। पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें मौका दिया जा रहा है। लेकिन सुनील राय ने जो सनसनीखेज आरोप लगाए हैं उसके कई मायने निकलते हैं, क्योंकि मामला अब थाने पहुँच गया और थाने से अदालत पहुँचेगा। तो जब सारे दल चुनाव जीतने की रणनीति बना रहे हैं तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस आपसी झगड़े का समझौता कैसे करेगी, आपसी झगड़े को बढ़ावा दे रही है। अब जब पार्टी से मामला थाने पहुंचा है, अदालत पहुंचा, तो कहीं न कहीं इस पूरे मसले पर या तो कांग्रेस के आला कमान को या प्रियंका गांधी को इंटरफेयर करना पड़ेगा या फिर ये लड़ाई ऐसे चलेगी जिसका नुकसान सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को होगा। प्रीति, ठीक है अजीत, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अजय कुमार लल्लू क्या कहते हैं इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। खबर पंजाब से अगली, वहां भी कांग्रेस में घमासान थमा नहीं है। अब कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने इशारों में नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा। बाजवा ने कहा कि कई नेताओं के विरोध के बावजूद उन्होंने सिद्धू के कांग्रेस में शामिल किए जाने की सिफारिश की थी। उन्होंने सिद्धू को पार्टी में अहम रोल देने की भी वकालत की थी, लेकिन साथ में सिद्धू को नसीहत भी दी कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी दे उसे वो अच्छे से निभाएं। उनको एक अहम रोल जरूर पंजाब में, मगर इसके साथ साथ मैं एक और क्लैरिटी भी करना चाहता हूं कि देखिए एक बात को समझ लेनी चाहिए कि टॉप पोजीशंस पर पहुंचने के लिए कुछ वक्त भी चाहिए। आप पार्टी में आए हो, कुछ टाइम दीजिए,
और जो भी रोल पार्टी देती आप उस पार्टी को माथे पर समझो सर माथे पे लेकर उसको निभाएं। कोई कर्नल ओवरनाइट जनरल नहीं बन सकता, आप इतनी बात समझे। बहुत काबिल कोई कर्नल भी होगा, उसको जनरल बनने के लिए कुछ वक्त का इंतजार करना होगा। हमारे साथ इस खबर पर हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। अरुण सिंह दिल्ली से जुड़ रहे हैं और पंकज कपाही जुड़ रहे हैं चंडीगढ़ से। पंकज, ये पंजाब कांग्रेस में हो क्या रहा है? देखिए, पंजाब कांग्रेस में इस समय ऑल इज वेल नहीं चल रहा। लगातार कमेटी कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन अगर ग्राउंड पर तस्वीर देखें तो नवजोत सिंह सिद्धू के होर्डिंग लग रहे हैं, प्रताप सिंह बाजवा के होर्डिंग लग रहे हैं। उन दोनों होर्डिंग में दो मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि ड्रग्स और बेअदबी पर एक्शन होना चाहिए। पंजाब पूरा जवाब मांग रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनके अंडर जो है वो काम नहीं करना चाह रहे। कमेटी उनको डिप्टी सीएम बनाना चाह रही थी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के अंडर जो है काम नहीं करना चाह रहे। वहीं दूसरी तरफ प्रताप सिंह बाजवा जो है, उन्होंने 45 दिन का अल्टीमेटम पंजाब सरकार को दिया हुआ है। आज भी प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि 30 दिन बचे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास। अगर 30 दिन में बेअदबी पर कोई एक्शन होता है, अगर जो एसआईटी बनी है वो चालान पेश करती है तो ठीक होगा, नहीं तो कोई अहम जो है वो स्टेप प्रताप सिंह बाजवा उठाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कमेटी किस तरह से क्या कुछ करेगी, लगातार हर कोई कह रहा है कि कांग्रेस में संगठन में फेरबदल होगा। संगठन तो पिछले 3 साल में बना ही नहीं है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में पंजाब में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिल्ली भी बुलाया जाएगा, लेकिन कांग्रेस में ऑल इज वेल इस समय पंजाब में नहीं चल रहा। अरुण, आप तो दिल्ली में मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए। आला कमान चुनावों में झोंकना चाहता है या फिर सिर्फ टब्बल को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है, क्योंकि कहीं भी हल निकलता नहीं दिखता है। क्या हो रहा है इस वक्त? देखिए प्रीति, जो पार्टी कमजोर होती है, जिसका नेतृत्व कमजोर होता है, उसमें इस तरह की अनुशासनहीनता होती है और बगावत होती है। कांग्रेस पार्टी इतिहास के अपने सबसे बुरे, सबसे खराब दौर से गुजर रही है। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व का वो दबदबा नहीं है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को एक बार डांट दे कि आप चुप रहिए, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आपको हम निकाल देंगे, फिर आपको कुछ सुनने वाला कोई नहीं होगा। उसको नवजोत सिंह सिद्धू का चार्म भी चाहिए, भीड़ खींचने की क्षमता भी चाहिए, उसको कैप्टन अमरिंदर सिंह का अनुभव और सबसे बड़े नेता के रूप में उनके चेहरे की चमक को लेकर चुनाव में भी जाना है। और इसलिए सबको साधने में, वही देखिए राजस्थान में हो रहा है, उसको गुजर वोट भी चाहिए, उसको ओबीसी वोट भी चाहिए, उसको अशोक गहलोत का अनुभव भी चाहिए और उसको सचिन पायलट भी चाहिए। इसलिए हर स्टेट में आप देखिए कि सत्ता को जहां जहां चुनौती मिल रही है, केंद्रीय नेतृत्व दोनों को बैलेंस करने के चक्कर में है। और इसीलिए समय लग रहा है। पंजाब की जो कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट दे दी, राहुल गांधी से मुलाकात कर ली, सोनिया गांधी भी अब लोगों से मिलने लगी हैं, उन्होंने भी चर्चा कर लिया, लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा है। नतीजा इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि नेतृत्व उतना मजबूत नहीं, उतना सक्षम नहीं है कि किसी को डांट के कह दे। पार्टी में ऐसा होता है, जो भूमिका दे दी जाती है उसके बाद आप उस पर ज़्यादा अगर वो परेशानी क्रिएट करेंगे तो हो सकता है कि आपको साइड लाइन कर दिया जाए, जैसे कि पहले इंदिरा गांधी के ज़माने में और कुछ हद तक यूपीए 1 और यूपीए 2 में भी सोनिया गांधी करती थी। लेकिन अब वो निज़ाम नहीं रहा, अब वो उस तरह की बातें नहीं रही और इसलिए स्टेट्स के जो लीडर हैं वो काबू में नहीं आ रहे हैं। और ये वजह सबसे बड़ी है कि कांग्रेस के अंदर सभी राज्यों में सिर्फ फुटबॉल। आप देखिए महाराष्ट्र में नाना पटोले कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनने को तैयार हूँ, अशोक चौहान पूर्व मुख्यमंत्री कैबिनेट में है। तो ये दिक्कतें इसलिए आ रही हैं कांग्रेस के सामने। और आला कमान पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। असम से भी वो खबर आई है जो अभी हम थोड़ी देर में दिखाएंगे और पहले भी दिखाई है हमने। दोनों ही आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर बढ़ते हमलों से चिंतित केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को खत लिखा है और इस खत में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने को कहा गया है। इस चिट्ठी में असम, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में डॉक्टरों पर हुए हमलों का भी जिक्र किया गया है। सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान जान जोखिम में डालकर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय करने को कहा है। तो किस तरह से केंद्र की चिट्ठी जिसमें साफ तौर पर जिक्र इस बात का कि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा करने का निर्देश दिया है असम, बंगाल और कर्नाटक में हमलों का जिक्र करते हुए। और कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई एक और खबर, असम में किस तरह से वहां भी एक अलग तरह का घमासान है। वहां कांग्रेस विधायक रूप ज्योति कुर्मी ने औपचारिक रूप से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा असम विधानसभा के अध्यक्ष को सौंपा। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद रूप ज्योति कुर्मी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हैं। इससे पहले उन्होंने राहुल गांधी समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व पर सवाल उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में मौजूद पार्टी के वरिष्ठ नेता सिर्फ बुजुर्ग नेताओं से ही सलाह लेते हैं, पार्टी में युवा नेताओं की कोई सुनी नहीं जाती है।
उन्होंने ये भी दावा किया कि युवा नेताओं की अनदेखी की वजह से ही पार्टी राज्यों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है और नेता कांग्रेस छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। अगर देखा जाए सारे हर देश में हर अलग अलग प्रांत में और असम में अभी हाल ही में बहुत नेता कांग्रेस छोड़ दिए। अभी हम युवा एक विधायक होते हुए भी कांग्रेस छोड़ रहे हैं, इसी कारण से कि कांग्रेस के जो हाईकमान जो दिल्ली में नेतागण हैं, जो दिसपुर गुवाहाटी में नेतागण हैं, सिर्फ बुजुर्ग लोग को ही प्राधान्य दे रहा है, बुजुर्ग लोग से ही वो लोग सलाह ले रहे हैं। हम लोग ने बहुत बोला। और इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक रूपज्योति कुर्मी ने कई राज्यों में कांग्रेस को मिली हार के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस कभी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। राहुल गांधी के ऊपर कुछ और ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे। उनका खुद का जो क्षेत्र केरला, अगर वहाँ में हम लोग देखें, उनको लोग नहीं चाह रहे और जैसे जैसे संसद बन गए, लेकिन एमएलए अगर देखा जाए तो एमएलए जीता के इस बार विधानसभा में, केरला विधानसभा में उनका खुद का विधानसभा में ही वो जीता के ला नहीं पाए, तो उनका ऊपर कोई भरोसा नहीं, वो नेतृत्व नहीं ले पा रहे। तो वही अगर अब कांग्रेस का नेतृत्व में रहेंगे, कांग्रेस के भी आगे नहीं बढ़ेगा। और रूपज्योति कुर्मी के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद पार्टी के दूसरे नेताओं का भी बयान सामने आया है। कांग्रेस विधायक प्रदीप सरकार ने कहा है कि इससे पार्टी को नुकसान होगा। और रूपज्योति कुर्मी भी हमारा कांग्रेस का एक निष्ठावान कर्मी था, बहुत पुराना कांग्रेसी था, फैमिली बैकग्राउंड भी कांग्रेसी था उनका। आज जो रिजाइन दिए हैं उसमें हम लोग बहुत दुखित हैं, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। रूपज्योति दा को हम आगे रख के चलते थे, व्यक्तिगत तौर से मेरे साथ अच्छा संपर्क था, वो सीनियर कांग्रेस लीडर थे और हम लोग को गाइड करता था। दलीय हाईकमान को मैं अनुरोध करता हूँ इस बारे में थोड़ा वो लोग थोड़ा सोचें।